हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टिस क्लासेस, जहां हम कुछ रोज़ नया पढ़ते ही नहीं बल्कि सीखते भी हैं। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो आज हम एक पिछड़ा हुआ चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं, जिसके बारे में बहुत लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है हर चैप्टर के, क्योंकि ये हमारे बेसिक चैप्टर्स में आता है। बट अक्सर बच्चे इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बोरिंग होता है या कह सकते हैं टफ होता है, हिस्ट्री रिलेटेड होता है। तो आज हम इसी लेसन को, इसी टॉपिक को कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और इसे कैसे इजी वे में लर्न कर सकें या हमें याद रहे या हम इसे सब कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। आज हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स के बारे में किन किन इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्रियों ने कैसे कैसे बताया है और उनकी बातों को किसने सही किसने गलत ये सब कहा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे ताकि ये मुझे बोरिंग ना लगकर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे और हम इसे कभी भी ना भूलें, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की। अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो हमारे चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे, उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य में थे उन्होंने अर्थशास्त्र की बात की थी। बट उन्होंने जो अर्थशास्त्र की बात की थी वो राजा महाराजाओं से रिलेटेड क्या इकोनॉमिक्स है, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे हमारे जो अर्थ यानी पैसों को कैसे यूज़ करके कैसे राज्य चलाना चाहिए, कैसे तर्क लगाने चाहिए। तो ये इनका सबसे पहला प्रोपोनेंट था। जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्थशास्त्र के पिता यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं वो हैं चाणक्य जी। आप बहुत लोग उन्हें कौटिल्य नाम से भी जानते हैं, बाई इंडियन इकोनॉमिक्स। बट अगर हम बात करें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम सारे बुक्स, सारे इकोनॉमिस्ट, सारे जो हमारे नॉलेज पर्सन्स हैं उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम चाणक्य का ना लेकर, क्योंकि चाणक्य हमारे बहुत ही पुराने टाइम से आते हैं। बट जब हम लोग जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आए थे वो थे हमारे एडम स्मिथ। जो सबसे पहले आए थे वो थे हमारे एडम स्मिथ। अब सबसे पहले इन्होंने बात की इकोनॉमिक्स की। तो इन्होंने क्या बात की? इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स वर्ड में ही इको यानी मनी रिलेटेड टर्म्स हैं, तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की स्टडी करता है। इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि एक इंसान के पास कैसे पैसा आ रहा है, मतलब हर समय पैसा कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, कैसे जाएगा, वो रिटर्न कैसे करेगा, यानी पैसे का आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ पैसे से रिलेटेड ही हम जब पढ़ रहे हैं तो वही इकोनॉमिक्स है। ये एडम स्मिथ ने कहा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन दी। यानी इनकी डेफिनेशन का मेन पॉइंट क्या था? वेल्थ, पैसा 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 पैसा। ये हर समय पैसा ही करते रहते थे कि जो है इंसान है जो पैसे की वजह से है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने मैन और वेल्थ को जब कंपैरिजन किया, या मैन और मनी को आप कह सकते हो इजी लैंग्वेज में, मैन और मनी को जब इन्होंने कंपैरिजन किया तो मनी को ग्रेटर बताया मैन से। यानी इनके कहने के हिसाब से पैसा बड़ा है आदमी से, मतलब पैसा आदमी की सारी ज़रूरतें पूरा करता है, इसलिए पैसा बड़ा है आदमी नहीं। तो इनकी एक लाइन भी थी जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, दैट इज़ मैन इज़ फॉर वेल्थ। इनकी एक टैग लाइन थी, मैन इज़ फॉर वेल्थ, यानी इंसान जो है वो पैसे के लिए ही होता है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। अगर इनकी डेफिनेशन की वर्ड टू वर्ड हम बात करें तो वो थी, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एंड इट रिलेटेड टू द लॉज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ वेल्थ।
तो ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज वाली डेफिनेशन है। अक्सर बच्चे यही सब लाइन देख कर ही भाग जाते हैं या पढ़ने का उन्हें मन नहीं करता है, ये चैप्टर स्किप कर देते हैं। बट हमें इस बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी वाइज पढ़नी है। तो स्टोरी क्या कहती है कि सबसे पहले आया एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स के वर्ड को छुआ, दैट इज इको, दैट इज वेल्थ। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, हाउ द मैन यूज वेल्थ फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। तो इन्होंने क्या बात बात में ज़्यादा बात बोलते हुए चले गए और इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई पैसा इंसान के लिए नहीं है, इंसान पैसे के लिए है। तो इन्होंने पैसे को बड़ा कर दिया इंसान से। तो इनके एक और हम चार्ट बना के समझेंगे इसको क्या इन्होंने कहने का चाहा। इन्होंने कहा कि जब हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो हम कोई भी जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसका वेल्थ ही एम होता है, उसका मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते ही सिर्फ पैसों के लिए। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ना सोचें तो ये काफ़ी हद तक सही भी है। आखिर हम कुछ भी काम कर रहे हैं आज के टाइम में तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पैसे से ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो यही इनकी डेफिनेशन में था, दैट इज मैन इज फॉर वेल्थ। इसीलिए इनकी डेफिनेशन को वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन कहा गया। तो सबसे पहले भाई आए हमारे कौन, एडम स्मिथ। तो इनका साथ बहुत लोगों ने दिया। किन ने इसका साथ दिया, हमारे एक जेबी से थे, इन्होंने इसका साथ दिया, और एक थे सीनियर, इन्होंने भी इसका साथ दिया, और एक थे जेएस मिल, इन्होंने भी इनका साथ दिया। तो ये कुछ जानी मानी हस्तियां थी जिन्होंने एडम स्मिथ का साथ दिया। तो सबसे पहले हमारी क्या कौन सी डेफिनेशन आई, वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन। तो इन्होंने तो इनका साथ दिया, लेकिन एक महान हस्ती थे जिन्होंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैन इज फॉर वेल्थ, ये लाइन आपकी सरासर गलत है। इन्होंने क्या बोला, वेल्थ इज फॉर मैन, मतलब इंसान पैसों के लिए नहीं है, पैसा इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ऐसा थोड़ा ना कि इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। पैसे को एक कंफर्ट जोन बनाया गया है इस इंसान की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैन से बड़ा मनी नहीं, मनी से बड़ा मैन है। यानी पैसा सिर्फ एक साधन है, एक सोर्स है जिससे इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। एक मोटिवेशन होता है कि हाँ, इसको कमाकर हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी इनके हिसाब से ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसका एम वेल्थ नहीं, बल्कि इस वेल्थ से अपनी वेल बीइंग यानी अच्छी ज़िंदगी जीना है। तो ये सब कहा किसने, ये सब कहा हमारे जिन्होंने डेफिनेशन दी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, वेलफेयर सेंटर्ड इकोनॉमिक्स। और वेलफेयर सेंटर्ड इकोनॉमिक्स किसने दिया, हमारे एल्फ्रेड मार्शल। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज किया किसने, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना की, बुराई की किसने, एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने कहा नहीं एडम स्मिथ आप गलत बोल रहे हैं, पैसा इंसान के लिए एक ज़रूरत पूरा करने का सिर्फ साधन है, वो मेन ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरत क्या है कि इंसान समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो उसका, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, समाज में अपना नाम बना सके, और बल्कि पैसा ज़्यादा हो तो दूसरों की मदद भी कर सके। यानी इसका पूरा मोटिवेशन क्या होता है, वेलफेयर। पैसा इस वेलफेयर के लिए कमाया जाता है, ना कि सिर्फ पैसा पैसा। आखिर पैसा कमा के आप क्या करोगे, व्हाट इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ वेल्थ, सो दैट इज वेलफेयर। तो इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर, हाउ अ मैन अर्न एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय वेल बीइंग। तो ये हो गए हमारे एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल का साथ किसने दिया, पीगू ने। जैसे एडम स्मिथ का साथ किसने दिया, जेबी से ने, सीनियर ने, जेएस मिल ने, कुछ मेन नाम है ये। इसी तरह एल्फ्रेड मार्शल का साथ किसने दिया, पीगू ने। इसके बाद आए हमारे जो
कहते हैं, जिन्होंने मार्शल को बोला आप भी गलत बोल रहे हो, अगर एडम स्मिथ गलत बोल रहे हैं तो आप भी गलत बोल रहे हो। एडम स्मिथ ने कहा पैसा सब कुछ है, ठीक है पैसा सब कुछ नहीं है। आप कह रहे हो वेलफेयर सब कुछ है, वेलफेयर भी सब कुछ नहीं है। लेकिन क्या आप पैसे के बिना वेलफेयर कर सकते हो? क्या आप ये वेलबींग बिना पैसों के जी सकते हो? एक अच्छी लाइफ आप बिना पैसों के जी सकते हो? कतई नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि आप इतना कमा लो कि आप सेटिस्फाइड हो जाओ। तो इन्होंने मुद्दे की बात की, दैट इज स्कार्सिटी। इसकी डेफिनेशन का नाम है स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। यानी इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो पैसा और आदमी की इच्छाओं की बात हो रही है, ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता। आदमी कभी इतना नहीं कमा सकता कि वो एकदम निश्चिंत हो जाए कि अब उसे बस कुछ और नहीं चाहिए, सब कुछ वो पा चुका है। अगर वो ऐसा हो जाएगा तो वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भगवान है, पुरुष है, परमात्मा है, साधु है, ये सब है। वो नॉर्मल इंसान नहीं है। और इकोनॉमिक्स एक नॉर्मल इंसान की स्टडी करता है, ना कि किसी एक्सेप्शन की स्टडी करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इस स्कार्सिटी की डेफिनेशन स्टडी करता है, कि इस कमी की स्टडी करता है। कैसी कमी? जो हमारी वॉन्ट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड, राइट। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? लिमिटेड है। क्या आज हम जो इच्छा आज के आज चाहें, बिना मेहनत किए, बिना उसके प्लानिंग के आज हम वो अचीव कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं कह रही हूँ, मैं छोटी सी बात कह रही हूँ कि मुझे आज समोसा खाना है, एग्जाम्पल, मुझे आज ही समोसा खाना है। अब मैंने अपना पॉकेट खोला तो मैंने देखा कि उसमें पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? अगले दिन मेहनत करूँगी, कमाऊँगी, देन समोसा खरीद के खाऊँगी। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ऐसा हो कि जब आपकी तुरंत इच्छा हो रही हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूरा नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें पूरी हो सकती हैं। जैसे आज मेरे पास अगर 10 रुपये भी होता तो मैं समोसा खरीद के खा सकती थी, बट मैं अगर एक अच्छे परिवार से बिलोंग नहीं करती हूँ तो मैं 5 रुपये के लिए भी दूसरों को भाई देखूंगी, भाई मेरे पास 5 रुपये नहीं है, मैं समोसा नहीं खा सकती। उसी तरह मान लो मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, ठीक है, मुझे आज के आज कार चाहिए, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं। उसके लिए मुझे अच्छी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, देन मैं जाके एक कार ले पाऊंगी। तो पॉइंट क्या है कहने का, कि हमारी जो वांट्स होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। तो मार्शल ने तो कहा भाई वांट्स पूरी करो, वांट्स पूरी, यही बोला इसने, वेलबींग की बात की, तो वांट्स पूरी करके एक वेलबींग हो सकता है। और एडम ने रिसोर्सेज की बात की कि पैसा पैसा पैसा, यही हमारा इकोनॉमिक्स है। बट जो हमारे रॉबिन्स थे, इन्होंने स्कार्सिटी की बात की। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी वांट्स होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, और ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे लिमिटेड हैं। तो इन्होंने बात की स्कार्सिटी की। तो इन्होंने क्या बताया कि इंसान क्या करता है जब अपनी इन अनलिमिटेड वांट्स को अनलिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर पाता है, तो वो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने लगता है। अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने लगता है कि चलो आज मैं समोसा नहीं खा पाती, कोई बात नहीं, आज मैं चिप्स खा के काम चला ले रही हूँ। मान लेते हैं समोसा 20 रुपये का था, चिप्स 5 रुपये की थी, खा लिया, काम पूरा हो गया। तो ये जो हमारी अनडिफिनिट वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मल ह्यूमन है, तो वांट्स कैसी होंगी? अनलिमिटेड होंगी, और जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो हमें उसे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढना पड़ता है। यही अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढने के चक्कर में अराइज होती हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इन्हीं सब की स्टडी करता है कौन? स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन, जो किसके द्वारा दी गई है? रॉबिन्स के। तो रॉबिन्स ने अल्फ्रेड मार्शल को भी क्या किया? क्रिटिसाइज किया, और आ गई स्कार्सिटी सेंटर डेफिनेशन। तो पहली थी हमारी वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, सेकंड थी हमारी वेलफेयर, और थर्ड थी हमारी स्कार्सिटी। तो एक कहानी की तरह चल रहा है, कहानी की तरह आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रटने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन वाइज लर्न करने की कोशिश करेंगे तो कभी याद नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा
कि हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमारे आए थे एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल सेंटर्ड की बात की, पैसों की बात की कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, पैसों की स्टडी करता है। तो उसके बाद आया एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स वेलफेयर की स्टडी करता है। रॉबिन्स आया उसके बाद, उन्होंने कहा आप दोनों गलत बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी की डेफिनेशन, स्कार्सिटी की स्टडी करता है कि कैसे इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल तो नहीं कर सकता बट ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। उसके बाद एक आए जिनका नाम आपको अक्सर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या आप कह लो CBSE या ICSE बोर्ड की बुक में नहीं मिलेगा, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट थे J.K. मेहता। J.K. मेहता जो हमारे थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी वांटलेसनेस की, वांटलेसनेस डेफिनेशन। किन्होंने दी थी? तो J.K. मेहता ने दी थी। ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर थे, डॉक्टर J.K. मेहता। इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो वांटलेसनेस की स्टडी करता है। मतलब तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंसान जब तक इन वांट्स को कम नहीं करेगा, वांट्स लेस यानी इन वांट्स को कम नहीं करेगा, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। एक लिमिट आएगी कि वो जब थक चुका रहेगा, अब और कैसे, अब और कैसे, अब और क्या, कितना कोशिश करूं और कितना कमाऊं, क्या भरूं। तो ऐसा तो नहीं कि वो कमा नहीं रहा है, बट वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी वांट्स कभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो J.K. मेहता ने एक सिंपल सा कंसेप्ट कहा कि इन वांट्स की किस तरह इंसान जो वांट्स अपनी कम करता है, कम करके सेटिस्फाई होने की कोशिश करता है। एक तरह से अल्टरनेटिव यूजेस की इन्होंने भी बात की कि कैसे वांट्स को कम करके उनका अल्टरनेटिव यूजेस ढूंढ के अपने वांट्स को लिमिटेड करके आप अपनी जो एक अच्छी लाइफ है जी सकते हो, खुश रह सकते हो, सेटिस्फाई हो सकते हो। तो इसी की स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। ये तो इनकी बात हो गई। इनकी डेफिनेशन जो थी वो बहुत ही ब्रॉड नहीं, बहुत छोटी में इन्होंने बड़ी बात कही थी, तो इसीलिए अक्सर लोग इनका स्किप कर जाते हैं। उसके बाद आए थे हमारे जो प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन। इनकी डेफिनेशन का नाम था ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, इनके डेफिनेशन के नाम में ही ग्रोथ है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही कि ठीक है, एडम स्मिथ बोल रहे हैं पैसे की स्टडी है, सही बोल रहे हैं। मार्शल बोल रहे हैं वेलफेयर की स्टडी है, सही बोल रहे हैं। रॉबिन्सन बोल रहे हैं स्कार्सिटी है, सही है। J.K. मेहता वांटलेसनेस, सही है, सब सही है। आप जितने इकोनॉमिस्ट हैं जो बोल रहे हैं सब सही है। लेकिन क्या अगर हम सब कुछ अपनी वांट्स फुलफिल करके, अपनी वेल्थ की स्टडी करके, अपने वेल्थ वेलफेयर सब की स्टडी कर लिया, बट अगर मैं अपनी लाइफ का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं आज इस पोजीशन पे हूं और हमेशा इसी पोजीशन पे रहूं, तो क्या ये सही है? अगर ये मेरी लाइफ है, मान लेते हैं ये ग्राफ है, जैसे हम लोग नॉर्मल ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो ये मेरी लाइफ है, ओवर द टाइम मेरी इनकम है, और जो भी मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल, आप जिसके भी बेस पे स्टडी करना चाहो, तो ये मेरी लाइफ ऐसे बढ़ रही थी। अब इस पॉइंट पे मेरी लाइफ कांस्टेंट हो गई है, मेरी हैप्पीनेस कांस्टेंट हो गई है, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट हो गई है। अब मैं सब कुछ, मेरी जितना कमा सकती थी, जितना ट्राई कर रही थी, सब कुछ हो गया, बट मैं अब अटक गई हूँ, मैं बढ़ नहीं रही हूँ। तो इन्होंने सैमुअल्सन ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप अपने वेल्थ को अपने वेलफेयर में कैसे लगाते हो, अपने स्कार्सिटी को कैसे दूर करते हो, और उसके बाद ग्रो कैसे करते हो। दिस इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ ये नहीं कहता कि आप कमाओ, खाओ, खुश रहो ना। इकोनॉमिक्स कहता है सब करो, लेकिन उसके साथ साथ ग्रो भी करो। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेल बीइंग एंड स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ। दैट इज द objective of economics, or you can say the object of any economy also.
सब चाहते हैं कि वो ग्रो करें, जहाँ है वो अटके न रहें। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो मैं, अगर मेरे आज 1000 फॉलोवर्स हैं तो मैं कल चाहूँगी मेरे मिलियन फॉलोवर्स हों, उसके बाद बिलियन फॉलोवर्स हों। ये वांट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली, तो ये बढ़ता रहे, मेरी ग्रोथ होती रहे, दैट इज माई द अल्टीमेटिव ऑब्जेक्टिव। सो सैमुअल्सन ने सीधे सीधे उसी चीज़ की बात की अबाउट द ग्रोथ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी ग्रोथ from our chosen wealth, our chosen welfare, our chosen society, our chosen distribution of income and anything else also. So this is about economics, definitions of economics कि कौन कौन आया, कैसे उन्होंने definition की दी अपनी अपनी, तो इसको हमने एक स्टोरी वाइज समझने की कोशिश की कि सबसे पहले कैसे एडम स्मिथ आए, उन्होंने वेल्थ सेंटर डेफिनेशन दी, उसके बाद कैसे मार्शल आए, उन्होंने वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन दी, उसके बाद रॉबिन्स आए, उन्होंने स्कार्सिटी दी, जेके मेहता आए, वॉटलेसनेस की दी, फिर प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन आए जिन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात की। तो हमने इसको एक कहानी में समझने की कोशिश की है। होप सो आपको समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, और ये जो ऐसा चैप्टर जिसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, आप पक्का उसे पढ़ के अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे इस क्लास के नोट्स, इस प्रॉपर डेफिनेशंस किसने क्या दी हैं, चार्ट वाइज सब कुछ आपको अवेलेबल है वहाँ पे, आप जाके कलेक्ट कर सकते हो, जो एकदम फ्री है, आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ फॉलो अस एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।